बोकारो दिन भर में आज बोकारो के कसमार ब्लॉक स्थित राज खाद्य निगम के गोदाम से 2245 क्विंटल यानी लगभग 50 ट्रक अनाज गायब होने के बाद सही अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश। बताएंगे पूरा मामला बस थोड़ी ही देर में। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसी बोकारो की अंशिका श्रीवास्तव घर लौट आई है। यूक्रेन से बोकारो तक की उनके कठिन सफर की दास्तां सुनेंगे खुद अंशिका से बस कुछ ही पलों में। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में मार्च का दूसरा सप्ताह बोकारो के स्टूडेंट्स के लिए एक नया अध्याय के रूप में आ रहा है। 2 सालों से बंद सभी शिक्षण संस्थान 7 मार्च को खुल जाएंगे और उसके साथ ही खुलेगा विद्यार्थियों का भविष्य का बंद दरवाजा। इतने बदले माहौल में अच्छा करने के लिए छात्रों की क्या सही रणनीति होनी चाहिए, बताएंगे एक अनुभवी शिक्षक। हाउसिंग अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज़, टाउनशिप और इंडस्ट्रियल हाउसिंग कॉलोनियों जैसी जगहों में वाटर लिस्ट में नाम के लिए प्रशासन की बैठक में क्या हुआ, इसकी भी बात करेंगे। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक भी खबरों में होगी। साथ ही बात होगी बोकारो स्टील प्लांट के ट्रेनेज एथलेटिक मीट की। बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध 9वें दिन भी जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को मस्जिद में धमाका, 45 लोगों की मौत और 65 से ज्यादा घायल। बिहार के भागलपुर में गुरुवार रात को भीषण बम धमाके में एक मकान पूरी तरह जमींदाज हो गया है। मलबे से अब तक 5 शव निकाले गए हैं। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए हैं। विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मैच है। सप्ताह के 5वें दिन सेंसेक्स 768 अंक और निफ्टी 252 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। राजधानी रांची में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट कर गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 10-10 लाख रुपए का चेक दिया। झारखंड के 5 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। जिन जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है, उनमें शामिल है गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और सिमडेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया अनुशंसा को सही ठहराया है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के कसमार ब्लॉक स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 2245 क्विंटल यानी लगभग 50 ट्रक अनाज गायब होने के मामले की जांच कर रही टीम ने अनाज गायब होने की बात को सही पाया है और इस बाबत जांच अधिकारियों एक रिपोर्ट बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी को सौंपा है। जांच रिपोर्ट के बाद बोकारो उपायुक्त ने कसमार के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र भगत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। जितेंद्र भगत कसमार के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और प्रभार में भारतीय खाद्य निगम सहायक गोदाम प्रबंधक भी थे। कसमार का खाद्य गोदाम उन्हीं की देखरेख में संचालित होता है। आपको बता दें कि गोदाम से 2245 क्विंटल अनाज गायब होने की बात जब सामने आई थी, तब उपायुक्त ने आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स, आपूर्ति पदाधिकारी प्रकाश कुमार और कसमार वीडियो को मामले की जांच का निर्देश दिया था। इस घटना के बाद उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को टीम बनाकर जिले के सभी एसएफसी के गोदामों का शीघ्र भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कसमार प्रखंड से खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में जनवरी माह में वहां के जो गोदाम प्रबंधक हैं उनका स्थानांतरण करके जनसेवक हैं उनको चार्ज दिया गया था। उसके क्रम में ज्ञात हुआ कि वहां पर गोदाम में कुछ अनियमितताएं हैं और विषय की गंभीरता को लेते हुए जिला से हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें 3 सदस्यों को आपूर्ति पदाधिकारी, एक आवासीय दंडाधिकारी और एक अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को रखा। टीम ने अपना जांच किया। पूरे गोदाम में 2 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार रूप से की गई। उसमें तथ्य निकल के आए हैं कि करीब 2245 कुंटल खाद्यान्न की वहां पर जो कमी पाई गई है, जिसमें प्रमुखतः चावल और गेहूं का खाद्यान्न है।
उसको गंभीरता से लेते हुए हम लोग जिला स्तर से तत्काल उस समय के जो एजीएम और गोदाम प्रबंधक जो उस समय के रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करने का और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दिया गया है। साथ के साथ पूरे सभी अंचलों में इस प्रकार के विषय कि अगर हो रहा है या उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने यहाँ से आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी अंचलों के लिए टीम बनाकर सभी गोदामों का एक साथ हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। युद्धग्रस्त यूक्रेन के विनिस्टिया में फंसी बोकारो की अंशिका श्रीवास्तव गुरुवार को अपने घर पहुंच गई है। युद्ध क्षेत्र से सकुशल घर लौटने की खुशी अंशिका और उनके घर वालों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अंशिका दिसंबर 13 को दिल्ली से विनिस्टिया गई थी। वे विनिस्टिया नेशनल पिरोगो मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। अपने घर लौटने के लिए अंशिका ने इंडियन एम्बेसी, यूक्रेन और रोमानिया सरकार के साथ वहां के लोगों का भी धन्यवाद दिया है। अंशिका के अनुसार 27 फरवरी की रात वह अपने कुछ साथियों के साथ रोमानिया बॉर्डर के लिए निकली थी। वहां से आगे अपने घर तक की सफर कैसे की खुद ही बता रही है अंशिका। से तो बहुत डर लग रहा था, रोज टीवी न्यूज पे बैठे रहो, एकदम से कुछ भी मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा जैसे लग रहा ना कि शांति हो गया दिमाग में। क्या कहना चाहती हैं यूक्रेन सरकार को, भारत सरकार को? नहीं, भारत सरकार को तो भैया बहुत 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 धन्यवाद कि वो सारे बच्चे वापस आ गए। सही में माता रानी का आशीर्वाद और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब हम लोग आए थे तो आप बोले कि बिस्किट मेरी बेटी आएगी तभी इस घर में बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं आप सही बात है। क्या लग रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गलत है कहीं पे भी नहीं, ना यूक्रेन में ना रोमानिया में, कहीं पे भी कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया गया। यहाँ तक कि प्रेफरेंस दिया जा रहा था कि स्टूडेंट्स है तो इनको निकलने दो, और जगह जगह पे बॉम्बार्डमेंट वगैरह की न्यूज आने लगी कि कैपिटल सिटी में अटैक हो रहा है। उसके बाद से थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था स्टूडेंट्स के बीच में, और पेरेंट्स के भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आने लगे थे। थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था हॉस्टल में कि अब क्या करना है, आगे क्या होगा, हमारे सिटी में भी अटैक्स होंगे या नहीं। तो काफी थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी स्टार्टिंग में। फिर तुम लोग कैसे इसको हैंडल की? धीरे धीरे जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस की से डायरेक्ट हम लोग को कांटेक्ट में थे, और हमारे अथॉरिटी वाले थे, वो हम लोग को लगातार अपडेट्स दे रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग आप लोग को यहाँ से बाहर निकालेंगे। हमें इमरजेंसी बैग्स पैक करने के लिए बोला गया था। तो धीरे धीरे वो लोगों ने हमें शांत रहने के लिए बोला था किसी भी तरीके की हेल्प होगी तो हम लोग करेंगे, अभी आप लोग बस बैग्स अपने पैक्स रखिए। फिर वहाँ बॉर्डर में क्या हुआ? विनिस्टा सिटी से मैं हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ विनिस्टा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। हमारी सिटी में पहले तो अथॉरिटी वाले ने बस की अरेंजमेंट की। हमारे हॉस्टल के जो अथॉरिटी वाले थे उन्होंने 3 बसेस की अरेंजमेंट की, और हमारे सारे हॉस्टल के लोग उसी 3 बस से हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। बॉर्डर के बहुत पहले ही बस को रोक दिया गया क्योंकि वहीं तक अलाउड था। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के गए और फिर बॉर्डर पहुंचे, और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो प्रॉपर स्ट्रगल करना पड़ा हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हम कई बच्चे तो ऐसे थे जो 6-6 घंटे 10-10 घंटे तक बॉर्डर पे खड़े रहे, तब जाके उनका नंबर आया कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। तो तुम लोग विनिस्टा सिटी से कई तारीख को चले थे? 27 को। क्या बजे पहुंचे कब बॉर्डर? रात में हम लोग चले थे और अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, टाइम लगा था जाने में। मैंने 28 को पहुंच गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बॉर्डर क्रॉस किया हमने, जिसमें कई ग्रुप्स जो ऐसे थे जिन्होंने जल्दी क्रॉस कर दिया। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने भी जल्दी क्रॉस कर लिया था बॉर्डर, लेकिन हमारे ग्रुप के कुछ बच्चे पीछे छूट गए थे जिनको 6-6 10-10 घंटा लग गया। बट एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट सबने क्रॉस कर लिया। फिर हमें एयरपोर्ट ले जा रहे थे, बट एयरपोर्ट ओवर क्राउडेड होने की वजह से हमें फिर वापस शेल्टर भेज दिया गया, जिसमें जहाँ हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन थे। और फिर अगले दिन सुबह एम्बेसी वाली बस आई, उनके ऑफिसर्स आए, उन्होंने कहा कि अब फ्लाइट्स अवेलेबल है तो आप लोग चल सकते हैं। फिर हमें एयरपोर्ट ले जाया गया और फिर हम डायरेक्ट एयर इंडिया की फ्लाइट से इंडिया आ गए। झंडा लगाने का मेन मोटिव ये था कि हमें ये बताया जा रहा था कि रशियन से हमारी प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई कि वो इंडियन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा ये मोटिव था कि अगर रास्ते में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि हमें रोका जाए या कुछ ऐसा हो, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हों, तो मे बी हम लोग को कोई खतरे की बात नहीं होगी। इस वजह से हम लोग अपने बसेस में या हमारे बैकपैक्स में भी हमने अपना झंडा लगा के रखा। मार्च का दूसरा सप्ताह झारखंड और बोकारो के स्टूडेंट्स के लिए एक नया अध्याय के रूप में होगा। कोरोना के वजह से लगभग 2 सालों से बंद सभी शिक्षण संस्थान 7 मार्च को खुल जाएंगे, और उसके साथ ही खुलेगा विद्यार्थियों के भविष्य का बंद दरवाजा।
क्योंकि शिक्षण संस्थानों के खुलने से पढ़ने पढ़ाने का सही माहौल फिर से लौट आएगा, लेकिन चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेगी, बहुत कुछ बदल चुका होगा। तो इस बदले माहौल में अच्छा करने के लिए छात्रों की क्या सही रणनीति होनी चाहिए, इसको समझने के लिए हमने बात की ऑरेंज नीट कैंपस के सीनियर फैकल्टी से। 22 साल से टीचिंग करने के बाद अभी जो एक्सपीरियंस है बच्चों को चाहिए, जो स्कूल खुलने जा रहा है वो 3-4 स्टेप हमें बताइए जिससे बच्चे अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे और अच्छे अंक ला सकते। हाँ, ठीक क्वेश्चन किया आपने। जो स्कूल खुल रहे हैं बहुत टाइम के बाद, कोरोना के ड्यूरेशन में बच्चों ने बहुत सफ़र किया है, उनको अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए कुछ चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि उसको 3 पॉइंट में मैं बताऊं, तो मैं उसको 3 पॉइंट में पहला पॉइंट देना चाहूँगा कि आइडेंटिफाई योर हैबिट एंड करेक्ट इट। मतलब ये हुआ कि आप अपनी आदतों के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, डेली अपना निरीक्षण करें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा तो कोई भी ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि हम अच्छा करेंगे तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, बट वो सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो उनको अपने हैबिट के साथ फाइट करनी पड़ेगी। वो हैबिट है जो उनको रोकती है, जो उनके अपने डिसीजन आगे फॉरवर्ड करने में उनको रोक लेता है। तो उनको वो हैबिट को आइडेंटिफाई करना है और उसे डे बाय डे फाइट करनी है कि उस हैबिट को हमको कैसे चेंज करके अच्छी हैबिट में, दूसरे वर्ड में हम लोग बोले विनिंग हैबिट में कैसे कन्वर्ट करना है उसको। दूसरा पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि आप अपना जो है जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल आप डिसाइड करिए कि हमको आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। और जो जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं, एक रूटीन बना रहे होते हैं, तो बेसिकली आप बहुत ही हाई एनर्जी में होते हैं या पॉजिटिव थॉट के साथ होते हैं। तो आप जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो ऐसा बनाते हैं कि यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ मशीन, कि इतने बजे उठने हैं और ये इतने बजे, ये इतने बजे, और ये जस्ट एकदम बाउंडेड कर देना। प्रैक्टिकली ये चीज़ फिजिबल है नहीं है। एक बार अपने पेरेंट्स से भी जरूर डिस्कस करें इसको कि हाँ पापा मैंने ये टाइम टेबल बनाया, मम्मी बनाया। अपने टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, सर मैं ऐसा टाइम टेबल बना रहा हूँ, क्या इसमें और क्या किया जा सकता है। तो टाइम टेबल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा सारे बच्चों को, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सपोज दैट आपने 7 बजे उठने का लिखा हुआ है या 5 बजे उठने का लिखा हुआ, आप आधे घंटे लेट उठते हैं, 1 घंटे लेट उठते हैं, तो ये नहीं कि आज का टाइम टेबल खत्म हो गया तो कहानी खत्म आज की, कल से फिर देखेंगे। ये वाला जो एटीट्यूड है यही टाइम टेबल को बेसिकली जो फेल कर देता है। उनको क्या चाहिए, आज अगर हमने ये वाला पोर्शन मिस किया है तो ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद से जो पोर्शन है वो मैं उसको फॉलो कर लूँगा और उसको आगे अगले दिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको स्टार्टिंग से हम लोग फॉलो कर पाएँ। और ये एक उनको रेगुलर ऑर्डर पे उसको करना पड़ेगा। तीसरा, उनको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल्स खुल गए हैं, एजुकेशन चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो उनको अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने डिसाइड भी कर रखा होगा। बच्चे जनरली क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये वो जानते हैं या एटलीस्ट वो सोचते हैं। तो उनको एक गोल डिसाइड करके उस डायरेक्शन में एक स्टेप बढ़ाना चाहिए। डेली एक स्टेप बढ़ाइए, छोटे छोटे स्टेप। मतलब आप एक छोटा टारगेट लीजिए कि हमें अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली पहुँचना है, तो हम ऐसा तो नहीं कि सीधे दिल्ली पहुँचेंगे, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। तो आप ना हर स्टेशन पे क्या करने वाले हैं वो आप डिसाइड करिए। उसके बाद आपके पास दिल्ली तो पहुँच ही जाएंगे आप, अगर राइट ट्रैक पे हैं तो अपना ट्रैक हमेशा चेंज करिए, मतलब करिए कि सही ट्रैक पे है कि नहीं है। और बीच बीच में छोटे छोटे स्टेप, यहाँ पहुँचना, फिर यहाँ पहुँचना, फिर यहाँ पहुँचना है, वो आप टारगेट एक लेके वर्क करिए। ये आपके फ्यूचर को ब्राइट ही करेगा। सर अंतिम ये कि अगर इस जो आपने 3-4 स्टेप बताया जी, उसमें कहीं भी अगर कुछ गलती होती है तो काउंसलिंग किन से करना चाहिए? हाँ, ये देखिए एक प्रॉपर है। कुछ बच्चा होता है जो गलतियां खुद करता है और चाहता है कि खुद ही रेक्टिफाई हो जाए, तो ऐसा कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों के साथ इसमें प्रॉब्लम है। तो जब आप कुछ कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो यू हैव ए लॉट ऑफ टेंशन इनसाइड, है ना, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, उससे क्या होता है बच्चा फिर छोड़ भी देता है कि नहीं ठीक है मेरे से नहीं होगा, लाइक दैट, है ना। तो उनको क्या करना चाहिए ना, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और टीचर से बात करनी चाहिए। एटलीस्ट एक टीचर तो उनके पास होना ही चाहिए जिसे वो अपनी बातें खुल के कर सके। बोकारो विधानसभा क्षेत्रों में BLO सुपरवाइजर द्वारा हाउसिंग अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज़, गेटेज कम्युनिटीज़, टाउनशिप
और इंडस्ट्रियल हाउसिंग कॉलोनियों जैसे जगहों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के चुनावी शिविरों के आयोजन के मद्देनजर निर्वाचन निबंध पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई। शेखावत ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में पंजीकरण और नए नामों को जोड़ने के लिए कामों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने सभी सुपरवाइजर से कहा है कि सभी अपने अपने बीएलओ के साथ मिलकर पीएससी यानी फोटो सिमिलर एंट्रीज का वेरिफिकेशन कराते हुए चेकलिस्ट 3 दिनों के अंदर जमा करें। बैठक के दौरान पर्यवेक्षक को यह भी निर्देश दिया गया कि वर्तमान में जारी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो 15 मार्च 2022 तक चलेगा, उसमें सभी बीएलओ और सभी मतदाता को इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जो इस साइट पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना के रफ्तार की। गुरुवार रात आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार और गुरुवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 4 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और गुरुवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 16 रही। उस दिन 5 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक में नए अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने नई कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में उद्योग एवं व्यापार के समक्ष कई कठिनाइयां एवं विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है। चैम्बर की नई कार्यकारिणी टीम वर्क के साथ इन परेशानियों एवं कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेगी। बैठक में सर्वसम्मति से संजय वैद्य को चैम्बर का संरक्षण नियुक्त किया गया। उसके बाद चैम्बर की उप समितियों का भी गठन किया गया। चैम्बर के नवनियुक्त महामंत्री सिद्धार्थ पारक ने कहा कि चैम्बर उद्योग और व्यापार की मदद हेतु सदैव उपलब्ध एवं तत्पर रहेंगे। बैठक में चैम्बर के हित में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। बोकारो स्टील प्लांट ने गुरुवार को ट्रेनिज एथलेटिक मीट का आयोजन किया। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में हुए इस प्रतियोगिता में 200 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जिसमें प्रबंध प्रशिक्षु, ओटीटी, एटीटी और अन्य शामिल थे। एथलेटिक मीट में 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 100x4 मीटर रिले रेस, डिस्क थ्रो और अन्य में महिला और पुरुष वर्ग के मुकाबले हुए। बीएसएल के एचआरसीएफ डिपार्टमेंट की सीयरिंग लाइन में प्लेट और सीट के पैकेट पर सेल मोनोग्राम लगाने के लिए लेजर ऑनलाइन मार्किंग मशीन का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। इस मशीन के लगने से प्लेट और सीट के पहचान और गुणवत्ता में बेहतरी आएगी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे चितरंजन कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 3 मार्च को हमारे बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि बोकारो टाइम्स मीडिया के प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पूरे टीम को धन्यवाद। चितरंजन जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ये शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये न सिर्फ हमारे हौसले बढ़ाते हैं बल्कि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हम सरोकार की पत्रकारिता में विश्वास करते हैं और इसलिए हम हमेशा आपके ज़रूरत की खबरों को और सूचनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।